हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर्स फिजिक्स। मनीष रंजन। और आज हम पढ़ाने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ के बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों को थोड़ी इच्छा रहती है कि एकदम वो रेसिस्टेंस का ऐसा ऐसा डायग्राम रहता है, पूरा कर्सी टाइप से डायग्राम। तो उसको देखने के बाद काफ़ी इच्छा जग जाती है, अरे किस तरीके का डायग्राम है और कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस की हमने डिफिनीशन पढ़ा, रेसिस्टेंस को अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ा, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को किस तरीक़ा से जोड़ा जाए। किसी भी चीज़ का जो वर्ड्स मीनिंग होता है उसके पीछे लिटरल मीनिंग्स होते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। अब रेसिस्टेंस को जोड़ते क्यों है? मान लिया हमारे घर में जो अप्लायंसेज हैं, जैसे मोटर है, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, तो सबको अलग अलग तरीके का रेसिस्टेंस चाहिए। मतलब किसी को करंट ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, नहीं। तो ये तो सब एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं, डिपेंडेंट्स रहते हैं। वी आई आर आर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस। तो किसी में हमें ज़्यादा करंट चाहिए, किसी में कम चाहिए। तो इसके लिए मतलब किसी में रेसिस्टेंस मुझे ज़्यादा चाहिए तो किसी में रेसिस्टेंस कम चाहिए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये दो तरीके से, जनरली दो तरीके का ही कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है इन सीरीज, मतलब मेनली टू टेज इन सीरीज। क्या होता है? इन सीरीज में होता है। सीरीज में क्या होता है कि अगर हमें रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, मतलब देखा जाए ऐसा होता है सीरीज में, जैसे ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं, ये सपोज दैट R है, R1 है और ये R2 है। नहीं, दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 है, R2 है, R3, R4 कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका ऐसा बोलते हैं कि इस दोनों का फाइनली कुछ ना कुछ तो इसका इफेक्ट होगा। तो ये जो इसको कहते हैं R इक्विवेलेंट, EQ। ऐसा इसको क्या पढ़ते हैं? R इक्विवेलेंट लिख सकते हो। मतलब इस दोनों का जो कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना होगा, वो होगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये कब होता है? जब हमको ज़्यादा रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। क्या होता है इसमें? यदि मोर रेसिस्टेंस की अगर हमको ज़रूरत है तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे कि भी ये होता कैसे है। तो केवल ये जान लो कि इस तरीके के जब भी हो, 3 है तो 3 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। और दूसरा होता है पैरेलल। सेकेंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। हाँ, सीरीज में ऐसा कहोगे कि इंड टू इंड कनेक्शन है। क्या है? इंड टू। अब पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कनेक्शन? व्हेन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड, मतलब ये क्या हो गया? इंड टू इंड कनेक्शन। इंड टू इंड कनेक्शन। अब पैरेलल देखो, इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना। जैसे जैसे देखते जाओगे, थ्योरी के साथ साथ थोड़े थोड़े हल्के हल्के आसान से लेकर के थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे। और हम चाहेंगे कि ये फार्मूला सब तो ईजिली याद हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे NTSC बोर्ड में, और तुम किसी को समझा भी सकते हो। ठीक, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है हेल्प करना, तुमको इंटरेस्ट डेवलप करना, पढ़ने के टेक्निक्स बताना। लेकिन गो थ्रू द बुक, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में लगता है कि पैरेलल मतलब क्या होती है? दो लाइन आपस में पैरेलल जब होती है पैरेलल कहलाती है। नहीं, 9th में भी पढ़े हो, दो रेलवे लाइन का ट्रैक है, पैरेलल है एक दूसरे का। मतलब इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा 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 कर दो, देखो। नहीं, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है। ये जैसे सपोज दैट R1 है, ये R2 है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है R1 बाई R इक्विवेलेंट, ऐसा, इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये भी याद रखना। अगर 3 रहेगा, R1, R2, R3, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3।
ठीक, अब चलो अब हम पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें क्या होती है कि इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस कम हो जाता है, वो भी हम देखेंगे आगे। जब पूरे लास्ट तक देखना वीडियो को, बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ बहुत ही अच्छे इंटरेस्टेड हो जाओगे और तुम कमेंट्स में भी लिखोगे सर मुझे बहुत अच्छे समझ में आएगा, आई होप। ठीक है, तो इस तरीके का इसका कॉम्बिनेशन होता है। अब हम सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, सीरीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है कि एक हम डायग्राम बनाते हैं। देखो बहुत अच्छा है, इसका डेरिवेशन प्रूफ करते हैं अब कि ये R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता कैसे है, जानना जरूरी है। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन केवल इसी पूछे जाएंगे। हाँ, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो उसमें पूछे जाएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, देखो इस तरीके का कॉम्बिनेशन सेम ऐसा ही लेते हैं। जैसे सपोज दैट ऐसे बैटरी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी है। ये मान लिया इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये करंट I इधर से जा रही है और यही करंट I इधर से वापस आ जा रही है। ठीक है, सीरीज से नाम ही में लगता है जैसे सीरीज मतलब एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लगातार है। ठीक है, R1 R2 R3 अपने मन से जो भी लो, लेकिन हम दो को लेकर के देखते हैं। जो दो के लिए ट्रू है वही तीसरे चौथे सबके लिए ट्रू है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ याद रखना, सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वोल्टेज किसके बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में होते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट्स हो गया, एक यहाँ पॉइंट्स हो गया, एक यहाँ पॉइंट्स हो गया। नहीं, इसके बीच का वोल्टेज मान लिया सपोज दैट V1 है और इसके बीच का वोल्टेज V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ पोटेंशियल के बारे में, देखोगे वीडियो तो। ठीक है, हाँ, ये जब V1 V2 फिर इधर मिल करके आ जाता है तो फिर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होता है। मान लिया ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 5 इसमें गया, 5 इसमें गया, या 4 इसमें गया और 6 इसमें गया। तो ओवरऑल ये वोल्टेज जितना रहेगा कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। चूँकि यहाँ पर रेसिस्टेंस भी अलग अलग है तो अलग अलग वोल्टेज की मांग हुई। देखो तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में तो ओवरऑल V इक्वल्स टू क्या होगा, ये V दो भाग में बढ़ जाता है, V1 और प्लस V2 में। करेक्ट, ये V किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 प्लस V2 में। नहीं, चूँकि फिर V1 प्लस V2 आकर के यही V है, यही इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो मुझे प्रूफ करना है ये। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, ओम्स लॉ का बस वो मास्टर फॉर्मूला याद रखो, V इक्वल्स टू IR, यही होता है ना। करेक्ट, V इक्वल्स टू IR। अब देखो V जो है ना, ये V यहां पर करंट, सपोज दैट यहां का करंट का वैल्यू क्या हो, यहां का देखो करंट तो सब में सेम ही रहता है, करंट तो सब में सेम जाएगा ना ये। अब देखो V1, ये V1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये V1 इक्वल्स टू होगा, अगर ये V1 है तो V1 इक्वल्स टू IR1 और यहाँ पर V2 इक्वल्स टू होगा IR2 होगा। यहाँ पर वोल्टेज कुछ अलग होगा, यहाँ पर वोल्टेज कुछ अलग होगा, इसलिए V1 और V2 है। तो हम लिख सकते हैं V1 को, V1 इक्वल्स टू, यहाँ देखो ना, V1 इक्वल्स टू, अगर V1 हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा I, और V1 कहाँ है, इस दोनों के बीच का है, इस दोनों के बीच का रेसिस्टेंस क्या है, R1 है, तो IR1। करेक्ट, तो V1 इक्वल्स टू IR1 प्लस V2 के बीच का V2 बराबर क्या होगा, ये देखो V2 इक्वल्स टू, करंट तो सब में सेम रहेगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट सब में सेम है I, और ये V2 के बीच का रेसिस्टेंस क्या है R2, तो IR2। ठीक है, लिख दिया। तो हमने यहाँ पर लिखे I इंटू R2। ठीक है, अब V किसका है, V पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज पूरे का, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो पूरे का V है। अब पूरे का रेसिस्टेंस क्या हमने मानते हैं, मान लिया ये और ये है तो दोनों मिक्स होकर के कुछ ना कुछ एक अलग रेसिस्टेंस बनेगा, उस अलग रेसिस्टेंस का ही नाम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो इस V को हम लिख सकते हैं
V इक्वल्स टू आई आर, नहीं, V इक्वल्स टू आई आर को लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसको इसी को लिख सकते हैं ना भाई। ये V बराबर आई आर, मतलब इस यहाँ पर R हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया। इस सर्किट के लिए कुछ ना कुछ। अब देखो, गौर से देखो, इसको लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट, ई क्यू ऐसे लिख दो, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों में आई है तो आई कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा? R1 प्लस R2 बचा। अब देखो, ये आई से ये आई कैंसिल, तो क्या हुआ? बचा फाइनली R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। आ गया? आ गया ये चीज और ये चीज आ गया, प्रूफ हो गया ये। अब देखो, इसको लिखने के लिए अपने तरीके से मान लेंगे कि देयर, सपोज दैट इन ए सर्किट देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द ट्विन एंड देयर इज ए टू रेसिस्टेंस R1 एंड R2। R1 के बीच जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के बीच जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, एंड करेंट आर द सेम। देन V1 इक्वल्स टू I1 R1 बाई ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I R1, V1 इक्वल्स टू I R1, V2 इक्वल्स टू I R2। नाउ पुटिंग द वैल्यू V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, नहीं, V के जगह पर I इंटू R, सब जगह वही सेम चीज़ वैल्यू पुट कर दिए, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2। इससे मेरा क्या होगा? मुझे कहीं पर भी अगर क्वेश्चंस दिया जाएगा, सपोज दैट कोई क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं, फाइंड R इक्विवेलेंट, सपोज दैट इस तरीके का दे दिया कि ऐसा है, 1 2 3 4 ऐसा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4, ठीक है? नहीं, यहाँ का सपोज दैट ये इसका रेसिस्टेंस ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है? इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? हम तो देख रहे हैं कि ये सीरीज में है, ये सब के सब सीरीज में है, लगातार देखने से ही लग रहा है सीरीज। हाँ, ये देखना पड़ेगा, अब बताएंगे जब क्वेश्चन, जब चैप्टर एंड होगी तो देखना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखने से लगना चाहिए कि ऐसा ये सीरीज में है। सीरीज में है तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है? सीरीज का फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्या होगा ये? R1 की जगह पर 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, मतलब ये हो गया 8 ओम। यही हो गया आंसर। मतलब सीरीज में कुछ नहीं है, सीधे जोड़ना है, ठीक है? तो चलो इस पर और हम एक और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है? इसको नोट करो अच्छे से, ठीक, ओके। चलो उसको नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की। नहीं, सीरीज के बारे में जान गए कि जैसे सीरीज मतलब सीक्वेंस, क्रम होता है, नहीं, ये R1 R2 R3 जितने भी है सबको जोड़ दो, वही रेसिस्टेंस हो गया। लेकिन पैरेलल से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा एक और क्वेश्चंस कर लेते सीरीज का, तो कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता, नहीं, उसके बाद फिर पैरेलल को पढ़ते हैं। अब जैसे अपने मन से कुछ क्वेश्चन बना दो, जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ऐसा एक सर्किट ले लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन, सपोज दैट जैसे देखो ऐसा रहेगा, ऐसा प्लस बैटरी रहता है माइनस, ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है? एक करंट I हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये V है, मान लिया 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? ये 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है। तो कहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या निकालना है? फाइंड क्या क्या निकालना है? फाइंड R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट? नहीं, अब देखो ऐसा डायग्राम दे देगा, कहेगा फाइंड R इक्विवेलेंट, तो देखने से लगता है कि कोई सर्किट है, इसमें एक रेसिस्टेंस R1 है, R2 सीरीज में है। सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? बताओ। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है? R1 प्लस R2, यही होता है, नहीं?
R1 का वैल्यू कितना है 6 ओम, तो 6 ओम लिख लेते हैं, प्लस सीरीज में यही होता है फॉर्मूला, R2 का वैल्यू 4 ओम, तो 4 ओम इक्वल्स टू 10 ओम। तो निकल गया हमारा आंसर कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना निकला, 10 ओम निकल गया। ये हो गया आंसर। अब अगर पूछा जाए इसी में पूछ देते कि सपोज दैट ये करंट कितना आ गया, फाइंड, ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड करंट का क्या वैल्यू होगा। नहीं, ये जो करंट है इसका वैल्यू क्या होगा, करंट का, करंट इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए देखो इस क्वेश्चंस में ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, नहीं तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर। बस यही मास्टर फार्मूला ओम्स लॉ याद रखो, फिर अपने आप सब चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हो। I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V का वैल्यू कितना है, देखो V इक्वल्स टू कितना है, ये 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस कौन सा, ये R इक्विवेलेंट। रेसिस्टेंस क्या, इसमें दो रेसिस्टेंस है, R1 है R2, तुम किसको लोगे, इसको लोगे किसको लोगे, किसी को नहीं लेंगे, हम R इक्विवेलेंट को लेंगे, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, दो रेसिस्टेंस मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो निकला 10 ओम। ठीक है, इसमें सीरीज जुड़ जा रहा है। अब ये ले लिए रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम। अब देखो कट कर दिए इसको, तो कट कर दिए तो क्या हो गया 2, और वोल्ट का यूनिट, सॉरी करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो हो गया, ये आंसर हो गया, करंट 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, करेक्ट, ऐसा समझ गया कंसेप्ट, एकदम 100% क्लियर सीरीज का। नहीं, R इक्विवेलेंट निकाला, फिर हमने उससे थोड़ा और आगे बढ़ गया कि हो सकता है एग्जाम ऐसा, एग्जाम में पूछे नहीं तुमको समझने कि करंट ड्रॉ कर कितना करंट है, तो दिखा दी टोटल मास्टर फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई। चलो अब हम बात करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की, करेक्ट। सेकेंड, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल में हम जान रहे थे कि हमको कम रेसिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए उसको पैरेलल में अरेंज करते हैं। इसका डायग्राम ऐसा, पहले ऐसा है, ठीक है, प्लस ऐसे बैटरी, ऐसे सर्किट बनाने का तरीका होता है, सीख लो इसको, सीख लो कि 2-4 बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया R1 रेसिस्टेंस, ये हो गया R2, नहीं ये V वोल्ट का बैटरी हो गया। इसमें जो करंट हो गई वो I करंट ऐसे जाती है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जैसे करंट I अगर यहाँ से गई, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक A हो गया एक B हो गया। इसमें क्या होता है, बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर करंट I है, तो इसमें चली गई I1 करंट और इसमें चली गई I2। ठीक है, फिर जब ये करंट यहाँ से निकलता है तो ये करंट I के रूप में निकलता है। ये करंट जब निकलेगा तो फिर I1 और I2 दोनों जाकर के जुड़ जाना है, I1 प्लस I2। नहीं, मतलब इसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। लिखो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा ये याद रखना, कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब I इक्वल्स टू जो करंट 2 भाग में बढ़ता है I1 प्लस I2 में, फिर आगे आकर के वो जुड़ जाता है इसमें। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सब जगह सेम रहता है। यहाँ अगर V है, देखो 2 पॉइंट के बीच में अगर यहाँ V है तो यहाँ भी V रहेगा, यहाँ पर भी वो V ही रहेगा। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसमें भी वही चीज़ है, हमको प्रूफ करना है कि कैसे होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस I2। इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर भी ओम्स लॉ से क्या जानते हो, ओम्स लॉ से क्या जान रहे हो, V इक्वल्स टू IR होता है बिल्कुल सही। नहीं,
हमको किसका निकालना है, करंट का। करंट का तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू रखेंगे तो V अपॉन R होगा नहीं, I इक्वल्स टू हमारा निकला V अपॉन R। अब देखो यहाँ पर करंट I1 गया, सपोज करंट हमारा 10 एम्पियर का करंट है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 5 दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि R1 R2 दोनों अलग अलग है। हो सकता है यहाँ 6 जाए, यहाँ 4 आए, फिर दोनों 6 और 4 मिलकर के फिर 10 होगा, यहाँ पर फिर वो 10 एम्पियर की करंट सी आएगी। ठीक है, तो इसीलिए I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो यहाँ का जो करंट है I1, इसमें कुछ और गया, कितना गया मुझे भी नहीं पता, हाँ लेकिन इस फॉर्मूले से पता है कि कितना गया। यहाँ गया होगा I1 इक्वल्स टू V, तो सबके लिए सेम है, V बाय R1 गया होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस V है और R1 इसका ये है। तो यहाँ पर ये हो गया कि I1 इक्वल्स टू, ये जो I1 का वैल्यू है इक्वल्स टू V बाय R1 हो गया। नहीं तो हम एक काम करें कि I1 इक्वल्स टू लिख लेते हैं V बाय R1, लिख दे, कोई दिक्कत, प्लस I2। देखो यहाँ पर करंट I2 गया, यहाँ पर करंट I2 गया, करंट I2 गया था। I1 इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V बाई R, I1 इक्वल्स टू V बाई R होता, I2 इक्वल्स टू V बाई R2, नहीं I2 इक्वल्स टू V बाई R2। अब V बाई R2 देखो, I2 V बाई R2, तो यहाँ पर I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच भी V है बाई R2, इस दोनों के बीच रेसिस्टेंस R2 है तो V बाई R2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं V बाई R2। एक चीज़ और, ये I करंट किसका है, पूरे सर्किट का करंट है, तो पूरे सर्किट के लिए रेसिस्टेंस किसको लोगे, इसको लोगे या इसको लोगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लेंगे, कुछ ना कुछ होगा जो मुझे भी नहीं पता है, वही तो निकालना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि I बराबर V बाई R, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई R। नहीं लिखे इसको, I के जगह पर ऐसा लिखो, R इक्वल्स टू V बाई, सपोज V बाई R, नहीं सॉरी R इक्विवेलेंट नहीं, इसको मैं मिस्टेक कर गया, ठीक है चलो, इसको R, I तो करंट तो टोटल है, R इक्विवेलेंट, ठीक है R इक्विवेलेंट, क्योंकि करंट तो यही है, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, तो R इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो V I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट, करेक्ट, याद रहेगा। चलो अब देखो, V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V बाई, देखो दोनों में V है तो V कॉमन ले लिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिख सकते हैं। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो इसे ये कैंसिल, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, हो गया प्रूफ्ड। नहीं, अब देखो इसको अपना लिखना है, सपोज दैट, वैसे तो इसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और खुद जानने के लिए अगर इसका डेरिवेशन प्रूफ करना है, इसको ऐसा लिखते हैं कि इन ए सर्किट सपोज दैट I करंट देयर इज ए V वोल्ट ऑफ बैटरी एंड I करंट इज फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक I1 एंड I2 इन रेसिस्टेंस R1 R2। नहीं मतलब I1 नाम की, I1 जो करंट है वो R1 और R2 में, I करंट R1 और R2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज ए I1 और I2, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। Therefore from Ohm's law we know that V equals to IR, I1 equals to V by R1, I2 equals to V by R2, I बराबर V by R इक्विवेलेंट, I equals to, यहाँ इसमें क्या होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो I equals to I1 प्लस I2, फिर I का I1 I2 का वैल्यू पुट कर दिए, V से V कैंसिल, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस I2, करेक्ट। अब इस पर न्यूमेरिकल्स जैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल्स देखो ऐसा है, ऐसा न्यूमेरिकल्स दे देगा, ये 3 ओम्स है, ये 6 ओम्स है, कहेगा कि फाइंड, क्वेश्चन फाइंड R इक्विवेलेंट। अब देखने से ही लग रहा है कि ये पैरेलल में है, नहीं देखने से, हाँ ये तो देखना पड़ेगा, वो जैसे अब सीरीज को देख लिए थे उसी तरीके से ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का R इक्विवेलेंट क्या होता है, फार्मूला लिखो, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस R2, करेक्ट, बनाते चलो साथ में, 1 बाई 3 ओम प्लस 1 बाई 6, 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 बाई 6, 1 बाई
2। नहीं, मतलब हमारा फाइनल आया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2। इसको पलट दिए हमको, देयरफॉर r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2। r का यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये हमारा हो गया आंसर। नहीं, तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ इस पर। अब इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर इसके बाद मैं बहुत ही अच्छा तरीका से एक और क्वेश्चन, जैसे हमने सीरीज में करवाया इसको, ऐसा ही एक और अगर पैरेलल करवा देता हूँ। वीडियो हालांकि लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो क्लियर है। एंड्स वेल दैट ऑल्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो लास्ट का अगर ये एक और क्वेश्चन कर देता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पर तुम्हारा कमांड हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक और लास्ट में वीडियो करेंगे जिसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। चलो, तो इसको अभी नोट करो, फिर मैं मिटाता हूँ। ठीक है, ओके। चलो, तो उसको नोट कर लिया। अब हम चाहते तो एंड कर सकते थे टॉपिक को, लेकिन लगा कि ये न्यूमेरिकल्स अगर बता देते हैं ना थोड़ा, और आगे डिस्कस कर लेते हैं इस पर, तो 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को लेकर के आया। ठीक, इस क्वेश्चंस को जैसे ही पूरे एक बार नहीं 2 बार अगर रिवीजन भी कर लिए तो फिर हमेशा के लिए अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें सर्किट डायग्राम, ऐसा सर्किट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है इन्हें सर्किट डायग्राम फाइंड टोटल रेसिस्टेंस। अब देखो, ये 7.2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है। तो ये तीनों का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा। नहीं, इस तीनों का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा। क्या कॉम्बिनेशन होगा मुझे नहीं पता। दिस इज कॉल्ड द आर इक्विवेलेंट। उसी को तो आर इक्विवेलेंट कहते हैं। नहीं, देखो गौर से देखो तो ये और ये पैरेलल में दिख रहा है। नहीं, ऐसा है, ये तो दिख रहा है। चलो, तो आगे हम बात करते हैं। फिर फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? मतलब हमको इसमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, हमको निकालना है यहाँ आर इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट हमको निकालना है। टोटल करंट, अब इसमें करंट कितना ड्रॉ, मतलब कितना फ्लो कर रहा है करंट, ये भी नहीं मुझे पता है। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज भी। मैं क्या बताया, सब चीज़ को मैथमेटिक्स टाइप से करो कि यूनिट से करो। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल रेसिस्टेंस, हमको बस इसी पर फोकस करना है, टोटल रेसिस्टेंस पर, क्योंकि हम इसी को क्वेश्चंस को सीरीज और पैरेलल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे और वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स पर, तो उसमें बहुत अच्छे से पूरे घमासान युद्ध के साथ उसको समझेंगे। चलो, तो इसको क्या करते हैं, देखो रेसिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम इस सब को भूल जाते हैं। देखते हैं कि ये और ये कैसा है। मैं बहुत अच्छा मेथड्स बता रहा हूँ। ये और ये किस में है? पैरेलल में है। नहीं, तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? पैरेलल का फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। नहीं, ये 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस r2। अब देखो, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ऐसा। ये कितना है? 8 ओम है। ये कितना है? 6 ओम है। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? 1/8 प्लस 1/6। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/6? 24 होगा एलसीएम। 8 3 जा 24, 6 3 जा 6 4, 7/24। नहीं, 1/8 है और 8 और 6, नहीं सॉरी, अरे मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। इसको एक काम करते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू ले लेते हैं हम, 12 ओम ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। कटेगा इसलिए 12 ओम तो और अच्छा रहेगा। 12 ओम लेने से क्या है कि थोड़ा इजीली कट हो जाएगा। देखो, ताकि बनाने में सुविधा हो। तो 1/8 प्लस ये हो गया 6, 12 ओम। देखो 12 ओम तुम्हारे सामने में, इसको डिजिट को चेंज किया क्यों? थोड़ा सुविधा होगी कट करने में। तो 1/8 प्लस 12, 24 आ गया। 8 3 जा 24, 12 2 जा 5/24। मतलब आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वह 24/5 होगा। 5 4 जा 20,
4.8 ओम, मतलब आर इक्विवेलेंट निकला मेरा 4.8। जब हम इसको और इसको कंबाइन करते हैं, इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो हमारा निकलता है 4.8। मतलब हम नेक्स्ट जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ होगा ऐसा होगा। देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये 7 पॉइंट क्या है 2 ओम है, ये R1 है ना। अब ये दोनों मिल करके एक रेसिस्टेंस होगा जिसका वैल्यू होगा, इसका हमने वैल्यू निकाला कितना 4.8, मतलब ये दोनों मिल करके कितना आ रहा है 4.8। तो देखो ऐसा 4.8 लिख सकते हो ओम, इसको ऐसे ही कर दो, ऐसे करंट आई गई, आई वापस, नहीं। अब देखो अब क्या हो गया, ये डायग्राम अब काफ़ी छोटा हो गया, पहले की तुलना में छोटा हो गया, नहीं। अब देखो गौर से, अरे ये तो अब क्या दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है ना, ये तो सीरीज में दिख रहा है ऐसा। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सॉल्व करने का तरीका यही चीज़ सेम 12th में ही सेम तरीके से सॉल्व करोगे। सेकेंड स्टेप में देखो कैसे करेंगे। देखो ये और ये किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, तो ये सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज का आर इक्विवेलेंट क्या होता है R1 + R2, यही होता है, नहीं। इसको तो यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है ऐसा, चलो फिर भी कर देते हैं। ये क्या है 7.2 और ये क्या है 4.8 ओम है। ये R1, सपोज दैट ये R1 है, और इसको मान लेते हैं कुछ और है, ये हो गया जो भी हो, तो ये इसका आर इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, सीरीज में है 7.2 ओम और प्लस 4.8 ओम। ये कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12 ओम हो जाएगा। सॉल्व जो ऐड करोगे तो 12 ओम हो गया, मतलब ये दोनों मिल करके 12 ओम हो गया। इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना निकला, ऐसा निकला कि ये 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम इक्वल्स टू ये हो गया 12 ओम, ठीक है ना। और ये आर इक्विवेलेंट आया था 4.8 ओम। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों के जगह पर एक 12 ओम लिख सकते हैं। अब देखो इसका डायग्राम अब ऐसा होगा, ऐसा, करंट आई ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। V वोल्ट का बैटरी है, जो भी है 6 वोल्ट है, रहने दो। अब देखो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं 12 ओम, इसके जगह पर ये जो है ना यहाँ पर 12 ओम, नहीं। अब देखो अब तो सिंपल सर्किट हो गया, अब इसको सॉल्व करना तो आसान है। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट निकला, ये जो फाइनल अब आर इक्विवेलेंट निकला कितना निकला 12 ओम। तो ये आंसर हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 12 ओम। एक आंसर तो निकल गया। अब कहता है दूसरा आंसर कि फाइंड टोटल करंट। अब करंट कितना इसमें ड्रॉ हो रहा है, ये करंट का वैल्यू हमें निकालना है, ये करंट कितना है। अब इसके लिए हम यूज करते हैं ओम्स लॉ, नहीं, करंट के लिए अब हम यूज करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ तो वही है ना, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। अब देखो V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट है, हमको निकालना है क्या करंट, तो करंट इक्वल्स टू V अपॉन आर। यहाँ R कौन सा है, वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ही है, R कौन सा है, ये इक्विवेलेंट ही है। तो I इक्वल्स टू V का वैल्यू कितना है 6 अपॉन रेसिस्टेंस कितना है, इसमें रेसिस्टेंस है 12, तो 6 2 जा 12, 1/2, मतलब I इक्वल्स टू हो गया 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर, नहीं। तो करंट कितना इसमें ड्रॉ हुआ 0.5 एम्पियर। मतलब ये मुझे पता चला कि ये I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर करंट हो गया। मतलब सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब अगर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ गए। अब थर्ड चीज़ देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। देखो इस क्वेश्चन के लिए अब कहता है कि इस पॉइंट
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। निश्चित रूप से ये जो V होगा कुछ अलग होगा इसका भी, क्योंकि ये और ये देखो ना सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है। तो यहाँ पर अगर V1 होता है तो यहाँ V2 होता है अलग अलग। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम फिर यहाँ पर ओम्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स का फॉर्मूला। तो हमको क्या निकालना है, V इक्वल्स टू IR। करंट कितना है यहाँ बता दो, यहाँ यहाँ या कहीं पर भी बताओ ना करंट कितना है। करंट है 0.5 एम्पियर्स, ये करंट है नहीं 0.5 एम्पियर्स लिखना है तो लिख दो करंट एम्पियर। इनटू रेसिस्टेंस कितना है यहाँ बताओ, फाइनल रेसिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो इनटू 12। इस सब को सॉल्व करोगे तो डेसिमल हटाओगे तो 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, सॉरी अरे मैं तो गलती है, कितना हो गया ये 0.5 इंटू 7, अरे सॉरी देखो ऐसे ऐसे करो, इसके बीच जो है ना, एक मिनट, I इक्वल्स टू कितना है ये करंट, इसमें कितना है करंट देखो 0.5 एम्पियर्स इंटू रेसिस्टेंस कितना है, ये तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस इसके बीच कितना है 7.2, तो इसको 7.2 को से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो रेसिस्टेंस 7.2 है, इसके और इसके बीच क्या है तो 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस सब को सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 7.2 को करो तो 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 35 3.6 के करीब करीब आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो 3.6 क्या हो जाएगा ये इसका 3.6 वोल्ट, मतलब जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो ये 3.6 वोल्ट का वोल्टेज ये अप्लाई करेगी। ठीक है, तो चलो इसको समझ गए। मेन चीज़ इसको समझना था, टोटल रेसिस्टेंस, टोटल करंट और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस सब चीज़ को खूब बढ़िया से अगर समझ में एक बार नहीं आए तो दूसरी बार देखना पॉज करके और खूब अच्छे से समझो। कुछ भी हो दिक्कत तो कमेंट्स में कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।